फर्स्ट प्रोसीजर जो है हमारी वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिसमें कि सॉइल को लूज़ एंड टर्न किया जाता है। लूज़ एंड टर्न करने की प्रोसेस को कहते हैं टीलिंग एंड प्लोइंग। ओके, एंड लूज़ एंड टर्न करने की प्रोसीजर में हमें हेल्प क्या मिलती है? हमें अच्छे से पता है कि सॉइल में बहुत से मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, अर्थवर्म प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी सॉइल की ह्यूमिडिटी बढ़ाने में हेल्प करते हैं। एंड हमें ये भी अच्छे से पता है कि हमारे सॉइल की जो टॉप की लेयर की जो कुछ सेंटीमीटर ही हमारे प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करती है। अब सॉइल के अगर हम टर्न करेंगे, उसको लूज़ करेंगे, तो उससे क्या होगा? जो हमारे सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं उनको ब्रीथ करने में हेल्प मिलेगी, जिससे उनकी ग्रोथ की रेट भी इंक्रीज़ होगी। अब जब इन माइक्रोब्स के अर्थवर्म की ग्रोथ इंक्रीज़ होगी, इनका रेट इंक्रीज़ होगा, तो ये क्या करते हैं? हमारे सॉइल को दोबारा से टर्न करते हैं एंड उसमें ह्यूमस को ऐड करते हैं, जिससे कि हमारे जो प्लांट की रूट है उनको ब्रीथ करने में भी आसानी होती है। एंड ये सॉइल ऑर्गेनिज्म जो हमारे सॉइल में जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल प्रेजेंट होते हैं उनको डिकम्पोज करते हैं। अब हमें पता है कि जो डेड एनिमल्स है, प्लांट्स है, उनमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि इन न्यूट्रिएंट्स को दोबारा से प्लांट में सॉइल में जब एब्जॉर्ब कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, तो यही न्यूट्रिएंट्स प्लांट दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ में हेल्प मिलती है। एक बेनिफिट और क्या होगा? जो प्लांट की जो लोअर लेयर में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं वो हमारे सॉइल की टॉप लेयर तक पहुंच पाते हैं। सो टर्निंग एंड लूजनिंग प्रोसेस हमारे क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर होती है। एंड जो प्रोसीजर होती है, प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज नॉन एज टीलिंग एंड प्लोइंग। एंड टीलिंग एंड प्लोइंग की प्रोसेस किससे हेल्प से की जाती है? प्लग से। एंड प्लग जो होता है ये वुड और आयरन का बना हुआ होता है। जब सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई होती है तो हमें प्लोइंग करने से पहले उसमें वाटर ऐड किया जाता है। एंड जो प्लोइंग के हेल्प से जो सॉइल के बड़े बड़े क्लम्स होते हैं वो ब्रेक किए जाते हैं। अब सॉइल के जो बड़े बिग क्लम्स होते हैं उन्हें कहते हैं क्रम्स। ओके, एंड देन ब्रेक करने के बाद जो हमारा गार्डन है, जो हमारा फील्ड है, उनकी लेवलिंग की जाती है विद द हेल्प ऑफ लेवलर। लेवलिंग करने से हमें क्या बेनिफिट होगा कि जो हम सीड की जो सोइंग करेंगे, जो हम सीड को बोएंगे, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे एंड इरिगेशन में भी हमें हेल्प मिलेगी। जब हम क्रॉप की अपने जो हमने क्रॉप प्रोडक्शन किया है उनकी सिंचाई करेंगे तो इक्वली हम लोग इरिगेशन कर सकते हैं। सम टाइम टीलिंग करने से पहले, प्लोइंग करने से पहले ही हम लोग सॉइल में अपने गार्डन में मैन्योर ऐड कर देते हैं, जिससे कि मैन्योर सॉइल में अच्छे से प्रॉपरली मिक्स हो जाता है। एंड सम टाइम बीज बोने से पहले हम लोग अपने गार्डन में सॉइल को मॉइस्चर करते हैं, पानी को ऐड करते हैं, वाटरिंग की प्रोसीजर करते हैं। अब जो प्लोइंग की प्रोसीजर है विद द हेल्प ऑफ 3 टूल्स, ये प्रोसीजर है, इन्हें कहते हैं, इन टूल्स को कहते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। अब एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स जिसकी हेल्प से हम लोग प्लोइंग एंड टीलिंग के प्रोसीजर को कंप्लीट कर पाते हैं। फर्स्ट हमारा प्लाव। ये हमारे बहुत ही पहले टाइम से, एंशिएंट टाइम से टीलिंग के लिए यूज़ की जाती है। यू कैन सी योर प्लाव, जिसमें कि एक ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रॉन्ग आयरन लगा हुआ होता है जो हमारी सॉइल को पेनिट्रेट करने में हेल्प करती है। एंड इसी प्लाव शेयर के साथ एक प्लाव शाफ्ट भी लगा हुआ होता है, जो इसका एक एंड प्लाव शेयर से एंड एक एंड जो हमारे बुल्स हैं जिनकी हेल्प से प्लोइंग प्रोसीजर की जाती है उसके बीम पर अटैच रहता है। सो दीज आर पार्ट्स ऑफ प्लाव। प्लाव की प्रोसीजर हमारे गांव में तो विलेजेस में या फिर आपने नॉर्मली देखा होगा तो बुल्स की पेयर के साथ की जाती है, लेकिन कहीं कहीं पर किसी किसी जगह पर हॉर्सेस एंड कैमल की हेल्प से भी प्लोइंग की प्रोसीजर कंप्लीट की जाती है। नाउ डेज ये पहले तो एंशिएंट टाइम पे वुड की बनी हुई रहती थी ये पूरी जो आपका ये फिगर देख रहे हो, बट नाउ डेज ये बनी हुई रहती है आयरन की, जो एक स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे कि हमें हेल्प मिलती है कि वो स्ट्रॉन्ग बना हुआ रहे एंड वो कहीं पर ब्रेक ना हो, डैमेज ना हो। बोल रही हूँ ना, काम कर रही हूँ।
कल्टीवेटर आज की डेट में प्लोइंग प्रोसीजर के लिए अपनाई जाती है, जिसमें कि ट्रैक्टर के हेल्प से कल्टीवेट किया जाता है। और ये कल्टीवेटर के हेल्प से जो ह्यूमन एफर्ट्स है, जो लेबर का वर्क है, वो कंज्यूम किया जाता है एंड टाइम भी कंज्यूम होता है। इसमें ज़्यादा हमें एफर्ट नहीं डालना पड़ता है। यू कैन सी है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट टूल्स है प्लाव, hoe एंड कल्टीवेटर। एंड नेक्स्ट इज सोइंग। सोइंग मेथड, सोइंग में क्या होता है? सोइंग में हम लोग करते हैं बीज बोना। अब हम लोग कहते हैं सीड को स्कैटर्ड करने से पहले, डिस्पर्स करने से पहले हम लोग क्या करते हैं? सीड का सिलेक्शन करते हैं। अब सीड का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं? हमें क्या करना होता है, एक बीकर लेना है। बीकर में आपको जो सीड आपने बोनी है उस सीड को बीकर में डालना है एंड बीकर में डालने के बाद कुछ टाइम बाद देखना है, एग्जामिन करना है कि कौन सी सीड आपकी सिंक हो रही है एंड कौन सी सीड आपकी फ्लोट हो रही है। जो सीड आपकी फ्लोट होगी वो डैमेज सीड है एंड जो सीड आपकी सिंक हो रही है वो आपके लिए बेनिफिशियल सीड्स होती है। आफ्टर सिलेक्शन ऑफ सीड हम लोग जब इनको सोविंग करते तो किसकी हेल्प से करते हैं? टूल्स की हेल्प से। यहाँ पर 2 टूल्स है, एक ट्रेडिशनल मेथड होता है एंड मॉडर्न मेथड होता है। ट्रेडिशनल मेथड जो हमारे ओल्ड मेथड्स होते हैं, ठीक है ना, जिसमें हम फनल के हेल्प से सीड को सोइंग करते हैं, बीजों को बोते हैं। एंड मॉडर्न मेथड में सीड ड्रिल के हेल्प से बीज को बोया जाता है। ट्रेडिशनल टूल में क्या करते हैं, एक फनल शेप का यहाँ पर एक आपका टूल होता है जिसमें कि फार्मर सीड को यहाँ से फनल में ऐड करते हैं एंड बुल जब इसको प्लोविंग प्रोसीजर करते हैं तो इसको आगे की ओर पुल करते हैं। ये साथ में हमारे जो प्लाव शिफ्ट एंड शेव होता है उसके साथ ही साथ इसको बुल्स आगे कैरी करते हैं, क्योंकि फनल का जो एक एंड होता है ये बहुत शार्प होता है जो इजीली सॉइल के अंदर डीप पेनिट्रेट होता है। ये नेक्स्ट वन है सीड ड्रिल। ये एक मशीन होती है। वैसे तो ये मतलब कॉस्टली होती है लेकिन ये टाइम कंज्यूम भी करता है एंड लेबर की को भी कंज्यूम करता है, ह्यूमन एफर्ट्स को भी कम करता है। इस मशीन में क्या होता है कि ट्रैक्टर की हेल्प से इस मशीन को रन करवाया जाता है। अब इस मशीन के बेनिफिट क्या होंगे कि ये इंश्योर करता है कि जो आपके सीड्स है इक्वल डिस्टेंस पर स्कैटर्ड हो एंड इक्वल डीप्थ पर सीड आपका बट अगर आपका गार्डन में अगर ओवर क्राउडिंग हो भी जाती है लेकिन तो आप उसको आफ्टर सम टाइम अपने बाय हैंड से बाय हुज से आप लोग उन्हें रिमूव कर सकते हो ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो एंड आपका क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा हो। थर्ड पॉइंट इज़ एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। अब हमने किसी क्रॉप को प्रोडक्शन किया तो इनमें हमें ज़रूरी होता है कि हम उनमें न्यूट्रिएंट्स को ऐड करें ताकि हमारी जो क्रॉप है, हमारी जो प्लांट है वो हेल्थी ग्रो करे। तो सब्सटेंस that are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plant are known as manure and fertilizer. मैन्योर का कंपोजिशन कैसे होता है? मैन्योर नॉर्मली हमारे होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं एंड नेचुरल होते हैं। मैन्योर को आल्सो नॉन एज कंपोस्ट। अब ये ऑर्गेनिक एंड नेचुरल क्यों कहे गए? क्योंकि जो हमारे मैन्योर होते हैं ये ऑब्टेन किए जाते हैं बाय द डिकम्पोजिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। फार्मर जो प्लांट एंड एनिमल का वेस्ट होता है उनको एक जगह पर एक पिट्स को खोदते हैं, एक गड्ढा बनाते हैं एंड इन वेस्टेज को वहाँ पर डंप कर देते हैं। एंड आफ्टर सम टाइम जो हमने कहा था कि सॉइल में बहुत से माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, ये माइक्रोब्स हमारे सॉइल में जो प्रेजेंट ये न्यूट्रिएंट्स है इनको डिकम्पोज करते हैं एंड उसके बाद उस डिकम्पोज जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उनको मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसीलिए इनको ऑर्गेनिक मैन्योर कहा गया है एंड नेचुरल कहा गया है। एंड जो ये मैन्योर होते हैं ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं एंड इनका इफ़ेक्ट जो होता है बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि ये अपने कोई भी साइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते। किसी किसी जगह पर जो फार्मर्स होते हैं वो कंटिन्यू क्रॉप को कल्टीवेशन करते हैं जिससे कि जो हमारी सॉइल है वो क्या हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स
पुअर हो जाती है। न्यूट्रिएंट पुअर मतलब उस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट कम हो जाती है, क्योंकि भाई अगर हम एक ही चीज़ को बार बार यूज़ करें तो उस चीज़ की अमाउंट कम हो जाती है, ना कि वो बढ़ती है। तो इसलिए वहाँ पर उस सॉइल की फर्टिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है एंड वहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं हो पाता है। सो इस कमी को अलग करने के लिए, रिप्लेनिश करने के लिए यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं मैन्यूरिंग। अगर किसी फील्ड में, किसी गार्डन में, किसी क्रॉप में इम्प्रॉपर इनसफिशिएंट मैन्यूरिंग हो तो इससे हमारी जो प्लांट्स है वो वीक होती है एंड आपकी जो क्रॉप है वो डैमेज हो जाती है। सेकंड क्या है? फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं एंड सिंथेटिक भी हो सकते हैं एंड इनमें पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। फर्टिलाइज़र फैक्ट्री में प्रोड्यूस करवाए जाते हैं। इसके एग्जांपल्स है जैसे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट्स, सुपर फास्फेट, पोटास एंड पीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। फर्टिलाइज़र को ऐड करने से फार्मर को अच्छी यील्ड तो मिलती है, बट एक्सेसिव यूज़ करने से सॉइल हमारी लेस फर्टाइल हो जाती है एंड एक्सेसिव फर्टिलाइज़र यूज़ करने से वाटर पॉल्यूशन भी होता है। इसीलिए इन सब चीज़ के लॉस से बचने के लिए जब हम कभी भी फर्टिलाइज़र को अपने गार्डन में डालें तो हमें सबसे पहले फर्टिलाइज़र को मैन्योर के साथ ऐड करके ही अपने गार्डन में ऐड करना है। मैन्योर के साथ ऐड करने से हमारे सॉइल की फर्टिलिटी बनी हुई रहेगी एंड जो ये पॉल्यूशन से, वाटर पॉल्यूशन से जैसे ये हमारा सारा का सारा प्रिवेंट हो जाएगा एंड हमें अपनी अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन के, अच्छी क्रॉप यील्ड के लिए टू क्रॉप्स के बीच में हमने अपने फील्ड को वैसे ही छोड़ देना है। वहाँ पर कंटिन्यूसली वहाँ पर हमें कोई भी कल्टीवेशन नहीं करना है। मैन्योर के ऐड करने से ये क्या होता है? मैन्योर हमें हेल्प करता है सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए एंड जो उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होती है। इससे सॉइल न्यूट्रिएंट के साथ रिप्लेनिश हो जाता है। अदर मेथड है सॉइल को रिप्लेनिशिंग करने का कि क्रॉप रोटेशन। अब हाँ, क्रॉप रोटेशन की प्रोसीजर में क्या करते हैं कि जैसे कि वन सीज़न में हमने एक क्रॉप को कल्टीवेट किया एंड अनदर सीजन में दूसरी क्रॉप को कल्टीवेट किया। जैसे कि हमारा नॉर्थन जो इंडिया है वहाँ पर एक सीज़न में लेग्यूम्स को कल्टीवेट करवाया जाता है एज अ फॉडर। फॉडर कहते हैं चारे के फॉर्म में। एंड नेक्स्ट सीजन में वहाँ पर वीट को कल्टीवेट करवाया जाता है, जिससे कि जो हमारी सॉइल है नाइट्रोजन के साथ साथ वो रिप्लेनिशमेंट उनको मिलता रहता है। सो एंड हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि जो हमारे लेग्यूम्स होते हैं उनके नोड्यूल्स में क्या कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं? राइजोबियम, जो क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होते हैं उनके फिक्सेशन में हेल्प करते हैं एंड यू कैन से कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। हियर इज डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। फर्टिलाइज़र मेन मेड होता है, प्रिपेयर किए जाते हैं कहाँ? फैक्ट्रीज़ में। ओके एंड ये कोई सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करवाते हैं एंड ये इनमें रिच सोर्स होता है नाइट्रोजन का, फास्फोरस का एंड पोटेशियम का। शॉर्ट इन्हें आप कहेंगे NPK। NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। एंड जो मैन्योर होता है नेचुरल सब्सटेंस होता है जिनको कैटल डंग, प्लांट रेसिड्यू एंड एनिमल्स डंग एंड वेस्टेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल के डिकम्पोज करके जो बनाए जाते हैं। एंड
मैन्योर को हम फील्ड में प्रिपेयर कर सकते हैं। मैन्योर सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करवाता है एंड मैन्योर रिलेटिवली लेस रिच होता है प्लांट न्यूट्रिएंट्स में। सो मैन्योर के एडवांटेज क्या होंगे, क्यों हम प्रिस्क्राइब करते हैं या फिर क्यों हम उन्हें ये कहते हैं कि फार्मर को इनकरेज करते हैं कि फर्टिलाइज़र के जगह पर एट द प्लेस ऑफ फर्टिलाइजर वी हैव टू यूज़ मैन्योर, बिकॉज मैन्योर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, ये सॉइल को पोरस करता है क्योंकि इनमें गैसेस एक्सचेंज बहुत अच्छे से हो सकता है। ये फार्मर और फ्रेंड्स जैसे माइक्रोब्स अर्थवर्म हो गया, ठीक है, उन्हें उनके नंबर को इंक्रीज़ करता है एंड सॉइल के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट वन इज़ इरिगेशन। इरिगेशन, व्हाट इज़ इरिगेशन? इरिगेशन इज़ वाटरिंग। इरिगेशन वाटरिंग, पानी की सिंचाई करना, अपनी क्रॉप में पानी को ऐड करना। हमें अच्छे से पता है कि वाटर जैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वैसे ही हमारे प्लांट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। प्लांट्स की ज़रूरत है वाटर को एब्जॉर्ब करती है एंड वाटर के साथ साथ जो हमारे सॉइल में जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, फर्टिलाइजर प्रेजेंट होते हैं, वो भी एब्जॉर्ब किए जाते हैं बाय द प्लांट। एंड हमारे प्लांट्स में कितना मैक्सिमम वाटर होता है? 90% वाटर प्रेजेंट होता है हमारे प्लांट्स में। एंड इसका बेनिफिट और क्या है, जो हमारे सीड्स है इनकी जर्मिनेशन में भी हेल्प करती है, बिकॉज जो हमारे सीड्स का जर्मिनेशन है वो ड्राई कंडीशन में नहीं हो पाता है। जो हमारे सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो वाटर में डिज़ोल्व होकर के, वाटर में घुल करके प्लांट के एक पार्ट तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। एंड वाटर जो हमारे एयर करंट, जो हमारे हवा का प्रभाव होता है, फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स, दैट मीन्स कि जो हमारा कूल एंड हॉट, फ्रॉस्ट कहते हैं ठंडे को, ओके, ठंडा एंड जो गर्म हमारे हवा का प्रभाव रहता है उनसे भी हमारे क्रॉप को प्रोटेक्ट करता है। सो अपने हेल्थी क्रॉप के लिए, सॉइल को मॉइस्चर करने के लिए हमें रेगुलरली अपने फील्ड को वाटर करना चाहिए। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। एक रेगुलर इंटरवल में क्रॉप्स को वाटर सप्लाई करने के प्रोसेस को कहते हैं इरिगेशन। और जो इरिगेशन है ये वराई करता है क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। किसी क्रॉप में हमें वाटरिंग रेगुलर इंटरवल में करना पड़ता है, रेगुलरली करना पड़ता है, किसी में हम थोड़ा रुक के करते हैं, ठीक है। सो ये बेस्ड होता है, इरिगेशन मेथड जो है बेस्ड करता है क्रॉप से क्रॉप में, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। इन समर वाटरिंग की जो फ्रिक्वेंसी वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, बिकॉज समर सीजन में जो ऑपरेशन रेट होती है वो हाई हो जाती है। इवापोरेशन, आपको पता है कि जो हमारे प्लांट की जो सॉइल है, लीफ से वहाँ से वाटर का लॉस होना, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, दैट्स आर नॉन एज इवापोरेशन। अब इरिगेशन के मेथड से ट्रेडिशनल मेथड है एंड मॉडर्न मेथड है। ट्रेडिशनल यू आल्सो कॉल एज ओल्ड मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में मोट मेथड आता है, चेन पंप मेथड आता है, ढेकली मेथड आता है, राहत मेथड आता है। बट ये चारों के चारों मेथड आपके चीप होते हैं एंड लेस एफिशिएंट होते हैं, इनका ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो पाता है। यू कैन सी मोट मेथड, जिसमें फार्मर एक वेल से कुएं से वाटर को निकालता है एंड वाटर को सप्लाई करता है एंड यहाँ पर एक चेन लगी हुई होती है जिससे कि कैनाल से वाटर को लिफ्ट किया जा रहा है। एंड ढेकली मेथड में एक जो आपका यहाँ पे फार्मर दिख रहा है, ये आपके वेल्स, आपके कुएं से बकेट के हेल्प से वाटर को निकालता है एंड अपने फील्ड में उसको डालता है। अब इस मेथड में आपका एक टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है एंड वाटर के इसमें बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है। एंड दिस इज़ राहत मेथड। राहत मेथड में क्या होता है कि एक हमें लार्ज वेल की रिक्वायरमेंट होती है, बड़े कुएं की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें एक व्हील लगा हुआ होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। अब ये व्हील को कंडक्ट करने के लिए हेल्प ली जाती है ऑक्सन, बफेलो या काऊ की, जिसकी हेल्प से ये व्हील रन करता है एंड वाटर को लिया जाता है। एंड ये मेथड भी
एनिमल के लिए फैटफुल नहीं है, एंड लेबर या कोई भी अगर हम कोई पर्सन ही कोई वर्क करे तो उसके लिए भी फैटफुल नहीं है। सो ये मेथड बहुत ही ज़्यादा चीप एंड बहुत ही ज़्यादा लेस एफिशिएंट होते हैं ये। सो ट्रेडिशनल मेथड को अब बहुत ही रेयरली यूज़ किया जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज़ मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड में आपका आता है स्प्रिंकलर मेथड एंड ड्रिप मेथड। स्प्रिंकलर मेथड एक बहुत ही यूज़फुल मेथड होता है, जहाँ पर हमारी अनइवन लैंड होती है वहाँ पर ही ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। इस मेथड में एक हमारा वेल होता है, एक सोर्सेज होता है वाटर का, जहाँ पर एक मेन पाइपलाइन होती है जिसमें कि परपेंडिकुलरली अदर पाइपलाइंस जुड़ी हुई रहती है एक रेगुलर इंटरवल पर। जैसे कि आप देख लो, फर्स्ट बीच में इंटरवल है, गैप है, सेकंड फिर बीच में इंटरवल है, थर्ड फिर इंटरवल, फिर फोर्थ। एंड इसकी एक अपर पर एक नोजल लगी हुई रहती है। जैसे कि मेन जो आपकी पाइपलाइन है इसको ऑन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पंप्स। ये यहाँ से वाटर सप्लाई करवाई दी जाती है एंड ये आपका स्प्रिंकलर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट के फॉर्म में ये पूरे फील्ड में इवनली वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। यू कैन सी हियर, दिस इज अ पाइप, this is a main pipe, this is a main pipe, and here is a another pipe which is joined with main pipe. See, स्प्रिंकलर मेथड बहुत ही यूज़फुल होता है हमारे लॉन्स के लिए, कॉफ़ी प्लांट्स के लिए एंड अदर क्रॉप्स कल्टीवेशन के लिए। नेक्स्ट वन इज़ ड्रिप सिस्टम। इस सिस्टम में जो आपकी जो वाटर है वो डायरेक्टली आपकी रूट्स तक, आपके प्लांट के रूट्स तक ड्रॉप बाय ड्रॉप पहुंचाई जाती है, इसलिए इसको ड्रिप सिस्टम कहा गया है। एक ही बेस्ट टेक्निक होती है वाटरिंग की। ये हमें हेल्प करती है, ये हमारे वाटर को वेस्ट होने से भी वेस्ट ना हो इसमें भी हेल्प करता है। एंड जहाँ पर आपकी वाटर की अमाउंट कम है, जहाँ पर वाटर कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, अवेलेबिलिटी में जहाँ पर वाटर की कम होती है, वहाँ पर ये बहुत ही अच्छा मेथड होता है इरिगेशन के लिए। इस मेथड से हम फ्रूट, प्लांट्स, गार्डन, ट्रीज़ को वाटरिंग कर सकते हैं। यू कैन सी हियर, इसमें भी एक सोर्सेज है, वाटर का सोर्सेज है, पंप अटैच है एंड मेन पाइपलाइन है जो इन ड्रिप सिस्टम। ये आपकी जो पाइप है ये एक इक्वली लैंड में डिस्ट्रीब्यूट होती है, फैलाई गई रहती है। एंड वहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर एक इसका पॉइंट रहता है, फिर इंटरवल, देन एक पॉइंट है, इंटरवल एंड एक पॉइंट है, इंटरवल एंड पॉइंट है। ऐसे ही अकर के पूरी पाइपलाइन को बिछाया जाता है जो डायरेक्टली वाटर को प्लांट के रूट में सप्लाई करते हैं। यू कैन सी हियर मेन पाइपलाइन एंड अटैच्ड अनदर पाइपलाइन प्लांट। एंड यहाँ पर जो आपकी पाइपलाइन अटैच है यहाँ पर एक होल होता है जो सीधे से डायरेक्टली प्लांट को रूट में पानी को पहुँचाता है। एंड देयर इज लुक हियर, here are some pictures of drip system. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स, व्हाट आर वीड्स? वीड्स होती हैं जब हम अपने क्रॉप में अनडिज़र्व प्लांट्स को देखें या फिर हमारे क्रॉप के साथ साथ जो प्लांट्स हमें नहीं चाहिए, दैट्स आर नॉन एज वीड्स। Undesirable plants may grow naturally along with the crop. So these undesirable plants are known as weeds. जो प्लांट्स हमें अनडिज़र्वेबल होती है, हमें नहीं चाहिए होती है, एंड यू कैन से वीड्स इन हिंदी खरपतवार इज कॉल्ड वीड्स। एंड वीड्स को रिमूव करने की जो हमारी टेक्निक होती है दैट प्रोसेस नॉन एज वीडिंग। सो वीडिंग की प्रोसेस किन किन के हेल्प से कंप्लीट की जाती है? वीडिंग की प्रोसेस कंप्लीट की जाती है बाय खुरपी, बाय सीड ड्रिल एंड बाय 2,4-D। दिस इज़ अ केमिकल दैट आर वीडिसाइड। वीडिंग की प्रोसेस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे क्रॉप के साथ compete करता है
बिकॉज वीट हमारे क्रॉप के साथ कम्पीट करता है, ताकि कम्पीट किस चीज़ के लिए करेगा, वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस के लिए एंड लाइट के लिए। इससे क्या होगा, अगर ये हमारे क्रॉप के साथ कम्पीट कर रहा है, फाइट कर रहा है एंड उनको वीट्स को अगर ज़्यादा वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट अगर वो ज़्यादा कंज्यूम कर ले तो हमारी क्रॉप की जो ग्रोथ है वो अफेक्ट हो जाती है, डैमेज जाती है। समटाइम्स जो वीड्स होती है हार्वेस्टिंग के टाइम पर भी इंटरफेयर करती हैं एंड कुछ वीड्स हमारे एनिमल्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होती है एंड इंक्लूड ह्यूमन बींग्स, हमारे लिए भी कुछ वीड्स बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होती है। एंड वीडिंग की प्रोसेस फार्मर बहुत से मेथड से कर सकता है, जैसे कि टीलिंग से पहले, प्लोइंग से पहले भी जो वीड्स प्रेजेंट हैं उनको रूट से टेक आउट करके उनको हटा सकते हैं, वीड्स को किल कर सकते हैं। उन वीड्स को निकालने के बाद, रूट से निकालने के बाद उनको सुखा करके उनको सॉइल में मिक्स कर सकते हैं एंड उनको डिकम्पोज कर सकते हैं एंड उनको ह्यूमस में, उनको मैन्योर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड जो वीडिंग का जो बेस्ट जो हमारा टाइमिंग होता है कि हम लोग फ्लावर और सीड को प्रोड्यूस करने से पहले, बोने से पहले वीड्स को रिमूव कर दें एंड जो वीड की जो रूट है उसको ऊपर निकाल के, या फिर जो वीड का जो एंड पॉइंट है उसको एकदम से हटा करके हम लोग इसे किसके हेल्प से कर सकते हैं, खुरपी के हेल्प से। खुरपी दैट मीन्स कि दरांती दैट इज़ सिकल के हेल्प से एंड खुरपी के हेल्प से एंड हो के हेल्प से, दैट्स कुदाल के हेल्प से हम लोग वीड्स को रिमूव कर सकते हैं। खुरपी के हेल्प से हम लोग वीड्स को टाइम टू टाइम पर उनको अपरूट करके एंड उनके टाइम टू टाइम कट, ग्राउंड से ही उनको कट करके वीडिंग प्रोसेस कर सकते हैं। दिस इज 2,4-D केमिकल एंड 2,4-D केमिकल होता है दैट्स आर नॉन एज वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स ये क्रॉप को डैमेज नहीं करते हैं। वीडीसाइड को स्प्रे करने से पहले हम लोग इनको एक वाटर के साथ डाइल्यूट करते हैं एंड देन इसको अपने फील्ड में स्प्रे करते हैं with the help of sprayer. You can see here, स्प्रे की हेल्प से एक टैंकर में हम लोग वीडीसाइड को वाटर के साथ डाइल्यूट करके फील्ड में स्प्रे कर रहे हैं। एंड इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना है जो वीडीसाइड है ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, सो वी हैव टू यूज़ मास्क एंड कवर योर माउथ एंड नोज़। एंड वीडीसाइड को हम कब स्प्रे करते हैं, जब वीड्स में फ्लावर आने से पहले, ठीक है, एंड वीड्स के सीड फॉर्मेशन से पहले ही हम लोग वीडीसाइड का स्प्रे कर देते हैं। सो स्प्रे करने के समय पर प्रिकॉशन को ध्यान में रखते हुए ही स्प्रे किया जाए। सेकेंड लास्ट प्रोसेस इज हार्वेस्टिंग मतलब कि जब हमारे क्रॉप का कटिंग हो, ठीक है, जब हमारी क्रॉप मैच्योर हो जाती है, पक जाती है, देन उस क्रॉप को जब हम कटिंग करते हैं दैट्स आर नॉन एज हार्वेस्टिंग। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर्ड इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग की प्रोसेस में क्रॉप को ग्राउंड से ही पुल किया जाता है एंड उसको कट किया जाता है। यूजली ये 3 से 4 महीने लेते हैं। इन आवर कंट्री हार्वेस्टिंग जो प्रोसेस है सिकल के हेल्प से एंड हार्वेस्टर के हेल्प से की जाती है। हार्वेस्टिंग प्रोसेस सिकल ये हम लोग पढ़ चुके हैं। एंड थ्रेसिंग की प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारे ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन जो सीड्स होती है उनको उनके चाफ से रिमूव करना, उससे सेपरेट करना, ये प्रोसेस करवाई जाती है थ्रेसिंग की हेल्प से। दिस इज प्रोसेस नॉन एज थ्रेसिंग, रिमूवल या सेपरेटेड ऑफ chaff from the grain seeds. You can see a figure. And next one is combined thresher machine. Combined thresher machine in fact एक हार्वेस्टर भी होता है एंड एक थ्रेशर भी होता है। You can see here, this is chaff and this is grain. नेक्स्ट प्रोसेस इज विनोविंग। विनोविंग की प्रोसेस में क्या करते हैं, जो फार्मर जिनका छोटा सा गार्डन होता है वो अपने ग्रेन एंड चाफ को विनोइंग की हेल्प से सेपरेट करते हैं। विनोइंग मशीन एंड
You can see a lady that separate their grain and chaff. We can see here another picture of winnowing. हार्वेस्टिंग के 3 से 4 महीने बाद एक हार्ड वर्क करने के बाद जो फार्मर्स होते हैं ये एक हार्वेस्टिंग के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें कि अपनी जो उन्होंने इतनी मेहनत की है, जो उनका क्रॉप प्रोडक्शन हुआ है, उनको एक फेस्टिवल के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। और जो हार्वेस्टिंग के से रिलेटेड जो फेस्टिवल होते हैं वो है पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवरात्र एंड बिहू। एंड लास्ट वन इज़ स्टोरेज। क्रॉप प्रोडक्शन के बाद हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर